जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका JSR क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 7 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहा है इसमें? पहले पार्ट में वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। क्या जब आप फोर्स अप्लाई करते हो हमेशा वर्क होता है? हमेशा नहीं होता। अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वहां पे फोर्स क्या कर रहा है? वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पे आप फॉल्स लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्ट इन पॉजिटिव वर्क ऑन बकेट। अगर आप किसी बकेट को वर्टिकली ऊपर उठा रहे हो तो वहां पर पॉजिटिव वर्क होगा बकेट पे। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि ट्रू। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट फॉर बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। बिल्कुल ठीक है, हमने देखा था एसआई यूनिट वर्क और एनर्जी की क्या रहती है? जूल रहती है। अगला है अ मोशनलेस स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैज काइनेटिक एनर्जी। कोई रबर बैंड है, उसे स्ट्रेच कर रखा है, तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे, यानी मोशन पे। तो यहां पर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अभी क्या लिखा है? मोशनलेस। मोशनलेस स्ट्रेच रबर है वहां पे। अगला है एवरी एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर आपको अलग अलग टाइप के क्या दे रखे हैं? सिचुएशन दे रखी है, और इसमें आपको बताना है कि किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है या ट्रांसफर हो रही है। पहले में अ ट्रक मूविंग अप हिल। ट्रक क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप सुनोगे फिर उसको लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, एक ट्रक है, ऊपर जा रहा है, मान लो पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो केमिकल फ्यूल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि फ्यूल क्या कर रहा है? उसको मोशन दे रहा है और ऊपर चढ़ा रहा है, यानी कि उसको हाइट दे रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, और फ्यूल क्या है आपका? केमिकल। अनवाइंडिंग ऑफ अ वॉच स्प्रिंग। देखो, वॉच में जो महंगी वॉच आती है उसमें क्या करना पड़ता है? उसे घुमाना पड़ता है ताकि वो बाद में चलना स्टार्ट हो जाए, मतलब बिना बैटरी वाली। तो जब उसको अनवाइंडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। जब आपने उसे घुमा दिया, ठीक है, यानी उसके अंदर वर्क कर दिया, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ गई। अब वो घड़ी क्या करेगी? घूमेगी, टाइम बताएगी आपको, धीरे धीरे घूमेगी, यानी मोशन आ रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट की मदद से वे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। तो इसका मतलब लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। वाटर फ्रॉम अ डैम। अगर ऊपर से डैम से वाटर गिर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वहां पर क्या है? एक हाइट पे वाटर रखा हुआ है, तो वहां पे वाटर के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब डैम से वो गिरेगा या फ्लो करेगा तो वहां पर उसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। अगला है बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। मैच स्टिक को जब जला रहे हो तो क्या हो रहा है वहां पे? तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, दोनों में हो रही है। जब आप माचिस को जलाते हो तो क्या करते हो? वर्क करते हो पहले। ठीक है, तो वहां पर क्या लगा होता है? फॉस्फोरस लगा होता है, वो जलता है और लाइट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलती है, गर्म भी तो होता है। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर। पटाखे जलाते हो तो उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लाइट एनर्जी में, क्योंकि लाइट भी दिखती है आपको, हीट भी होती है वहां पे और साउंड भी आती है, तो मतलब तीनों फॉर्म में कन्वर्ट होती है। स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में जब बोलते हो आप तो क्या होता है? जब आप बोल रहे हो यानी साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे जल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जब बल्ब ज्यादा देर जलता है तो हीट भी वहां पे आ जाती है और लाइट तो दिखती है आपको।
अगला है अ सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है। ठीक है, आगे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, आ गया होगा अब तक, तो मैं यहाँ पे फोन से पढ़ के आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इज स्लोली लिफ्टेड स्ट्रेट अप इन एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। एक बच्चा है जो एलिवेटर से ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक गया। लेटर द सेम स्टूडेंट क्लाइम्स द स्टेयरकेस ऑल वे टू द टॉप। मतलब वो उसने फिर अगले दिन क्या किया, स्टेयरकेस ली और टॉप फ्लोर तक गया। गिवन दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h इज इक्वल टू में 72.5 मीटर, यानी हाइट कितनी दे रखी है, 72.5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपको वही लेना है। ठीक है, और मास कितना है बच्चे का, 50 केजी। आगे क्या दिया है, पहले पार्ट में फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इफ स्टूडेंट इज लिफ्टेड स्ट्रेट अप टू द टॉप। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब वो पहले दिन ऊपर गया था। ठीक है, यानी कि लिफ्ट से। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए जो होता है mgh। ठीक है, m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 10 इंटू 72.5, ये कितना हो जाएगा, इतने जूल की एनर्जी लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला पार्ट, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्टूडेंट क्लाइम्स द स्टेयरकेस टू द सेम टॉप। अगर सेम उस पे हाइट पे जाना है उसे, तब भी पोटेंशियल एनर्जी यही लगेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ डिपेंड करती है मास पे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और हाइट पे। ठीक है, तो आप ऐसे करके जाओ या सीधा सीधा जाओ, वर्क डन तो सेम होगा। हमने इंक्लाइंड प्लेन पे भी देखा था कि वर्क डन क्या रहता है, इनमें कांस्टेंट रहता है, बस एफर्ट कम लगता है। ठीक है, अब लिफ्ट से तो आपको बिल्कुल ही एफर्ट कम लग रहा है क्योंकि वो पुले खींच रही है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द पाथ टेकन। क्या पोटेंशियल एनर्जी पाथ टेकन है, नहीं, क्योंकि हमने लिफ्ट से जब गए तब भी mgh का पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था, और जब स्टेयर केस से गए तब भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, mgh, यानी कि 36250 इसमें आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ क्रेन लिफ्ट्स, यहां पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन, अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास m, यानी कि एक क्रेन है वो एक ऑब्जेक्ट को उठाती है जिसका मास m दे रखा है, मतलब वेरिएबल में आपको आंसर देना है। 10th फ्लोर तक उठाती है एक बिल्डिंग की। ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम, तो हम टाइम को t ले लेते हैं, मास को m ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, और चलो आगे देखते हैं, इट देन रेजेस द सेम मास टू द 20th फ्लोर, और पहले उसने 10 फ्लोर तक उठाया, फिर उसी सेम मास को उसने नीचे से 20th फ्लोर तक उठाया। द फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग इन डबल द टाइम, तो 20th फ्लोर पे जब उसने लेके गया तो टाइम डबल लगा। ठीक है, हाउ मच मोर एनर्जी एंड पावर आर रिक्वायर्ड, तो एनर्जी और पावर कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे ये बताया। एज्यूम दैट हाइट ऑफ द फ्लोर्स ऑल आर इक्वल, मतलब जितने फ्लोर है वहां पे हर फ्लोर इक्वल हाइट का है। ठीक है, कहीं कहीं होता है ना फ्लोर भी अलग अलग हाइट के होते हैं, यहाँ पे सब चीज इक्वल है। तो हमें पता है जब हम वर्क डन निकालेंगे 10th फ्लोर के लिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, F इंटू डी, यानी कि mgh। अब h को अगर मैं यहां पे 10th फ्लोर ले रहा हूं तो 20th फ्लोर के लिए हाइट क्या हो जाएगी, h को मैंने क्या मान लिया, 10th फ्लोर की हाइट, तो 20th फ्लोर की 2h हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया 10th फ्लोर के लिए, ये हो जाएगा 2mgh। ठीक है, 2 इंटू एच, ये हो गया 20th फ्लोर की हाइट, और m इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन। अब इसमें क्या निकालना है कि इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसमें तो सीधा सीधा आप बता दोगे कि इसमें mgh की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा लगेगी, या फिर ये कह लो डबल एनर्जी लगेगी जब 10th फ्लोर से ले जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। यानी जब एक क्रेन नीचे से 10th फ्लोर तक ले जा रही थी तो जितनी एनर्जी लग रही थी वो थी mgh, और जब उसी मास को उसने 20th फ्लोर पे ले गया तो 2 mgh लगी, यानी कि डबल लगी पहले वाले से। ठीक है, आगे क्या पूछा है, पावर आर रिक्वायर्ड, मतलब क्या पावर रिक्वायर्ड होगी। अब देखो टाइम जब 10th फ्लोर के लिए ले गए थे तो टी मान लिया था हमने, और जब 20th फ्लोर के लिए हमने टाइम देखा था तो वो हो जाएगा 2t, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग इन डबल द टाइम, मतलब डबल टाइम में क्या किया उसने, उसको लेके गया ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपको पावर निकालनी है तो क्या करोगे, mgh डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा 10th फ्लोर के लिए, और 2 mgh डिवाइड बाय 2t, ये हो जाएगा 20th फ्लोर के लिए। अब ये 2 से 2 कट गया, यानी ये भी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, यानी पावर वहां पे सेम लग रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच फैक्टर डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ फ्लैग फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ टॉल फ्लैग पोल यूजिंग अ पुले। एक पुले का यूज करके आपको क्या करना है, नीचे से फ्लैग को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे जिसमें एनर्जी का यूज होगा, मतलब कि एनर्जी कम या ज्यादा किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो आप ऐसे करके खींच रहे हो रस्सी को, ठीक है, यानी एफर्ट लगा रहे हो, और फिक्स्ड पुले में क्या होता है, जितना एफर्ट लगाते हो उतना लोड लगता है, यानी जितना लोड होगा उतना ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये भी कह सकते हो। तो यानी कि मास ऑफ फ्लैग, ये एक फैक्टर हो जाएगा कि मास जितना ज्यादा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आप कह सकते हो हाइट ऑफ पोल, भाई जितना ज्यादा हाइट पे होगा पोल उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसको देनी है तभी तो ऊपर जा पाएगा। ठीक है, और एक और लिख सकते हो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी एक कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, आप ये लिख दोगे तो आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। आगे क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, डज रेजिंग द फ्लैग स्लोली और क्विकली चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या इस फ्लैग को जल्दी खींचोगे और धीरे धीरे खींचोगे तो क्या वर्क डन सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि चेंज इन एनर्जी क्या होगा, mgh अगर ग्राउंड से ले जा रहे हैं, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ठीक है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यही है, -0 यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, और यही हो जाएगा वर्क बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी आप जल्दी खींचो या फिर धीरे धीरे खींचो, वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र है नहीं है। आगे क्या पूछा है, इफ द स्पीड एट विच द फ्लैग इज रेज्ड इज डबल, हाउ डज द पावर रिक्वायर्ड चेंज। देखो वर्क में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन पावर में पड़ जाएगा। पावर होता है आपका W/T, यहां पे बोला है स्पीड को डबल कर दिया, और स्पीड को डबल कर दिया यानी डिस्टेंस जो है S इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये डबल हो गया तो ये टाइम आधा हो जाएगा, तभी तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर ये डबल हो जाएगा स्पीड तो टाइम आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो एक जगह और फिर डबल स्पीड से जा रहे हो उसी जगह तो टाइम तो कम लगेगा, आधा लगेगा। तो यहां पर T/2 कर दोगे,
ये टी ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी 2W/T। अब आप ये देखो कि ये पहली वाली पावर थी तो पावर क्या हो गई डबल। पावर पे चेंज आएगा जब आप जल्दी खींचोगे या धीरे खींचोगे, ठीक है, मतलब स्पीड चेंज करोगे तो पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, वर्क पे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ मैन ऑफ मास 60 kg राइड्स अ स्कूटर ऑफ मास 100 kg, ठीक है। He accelerates the scooter to a velocity v. The next day, his son with a mass of 40 kg joins him as a passenger. If the scooter reaches the same speed on both days in the same time interval, what is the ratio of the fuel tank used on the 2 days? देखो, एक मैन है, स्कूटी चलाता है, उसका मास दे रखा है एम लिख देते हैं, मास है 60 kg। स्कूटी का मास क्या है, मास ऑफ स्कूटी 100 kg, ठीक है। बच्चे का मास क्या है MB, बेटा, ठीक है, बच्चे का मास है 40 kg। अब इसमें आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वेलोसिटी जो है वो v है, यानी v क्या है, वेलोसिटी है। एक मैन ने क्या किया, एक्सेलरेट की स्कूटी को और v वेलोसिटी तक लेके गया। अगले दिन उसका बेटा भी ज्वाइन करता है, ठीक है, फिर वो एक्सेलरेट करता है स्कूटी को और फिर से क्या करता है, वेलोसिटी v तक लेके जाता है, ठीक है। अलग अलग दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेशियो बताना है आपको कि कितना फ्यूल टैंक, मतलब कितना फ्यूल खर्च होगा या फ्यूल एनर्जी कितनी खर्च होगी दोनों के कंपैरिजन में, मतलब रेशियो बताना है। पहले दिन और दूसरे दिन जो फ्यूल एनर्जी खर्च हुई है उसका आपको रेशियो बताना है, ठीक है। आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, एज्यूम दैट द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्कूटर हैपन्स एंटायरली ड्यू टू फ्यूल, और जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्यूल से हो रही है, और नो अदर लॉसेस ऑकर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, यानी कि किसी और वजह से, एयर रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन की वजह से कोई भी लॉस यहाँ पे एनर्जी का नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले फर्स्ट डे में चेंज इन एनर्जी कितना आया, मैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे आप, पहले वाले की तो 0 मान लो, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हाफ m कितना हो जाएगा, पहले वाले दिन सिर्फ स्कूटी थी और क्या था, मैन था, यानी 60 + 100, तो 160 इंटू v²। अब v² हमें पता नहीं है तो आप v² ले लो बस, तो ये आ गया W1, ठीक है। वर्क पहले दिन कितना हो गया, तो यही तो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि और कहीं पे भी एनर्जी नहीं जा रही। अगले दिन उनका बेटा भी ज्वाइन करता है, यानी कि वर्क डन ऑन सेकेंड डे कितना हो जाएगा, हाफ m कितना हो गया अब यहाँ पे 200, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस यानी 200 और इंटू v², हाफ m v²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी W1 डिवाइड बाय W2, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, तो क्या क्या कट जाएगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये 0 से 0, ये 4 से, यानी कि 4/5 ये रेशियो होगा। और इसमें सेटिस्फाई भी हो रहा है कि पहले दिन कम एनर्जी लग रही है, दूसरे दिन ज्यादा। जब एक स्कूटी पे 2 जने बैठते तो क्या होती है, स्कूटी ज्यादा पावर लगाती है, ठीक है, यानी ज्यादा फ्यूल यूज होता है, ठीक है, तो ज्यादा फ्यूल यूज होगा तो ज्यादा आएगा नीचे वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ऑन अ सीसो विथ स्लाइडिंग सीट अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन वन साइड एंड एडल्ट ऑन अदर साइड, ठीक है। सीसो तो आपने देखा होगा झूला, तो एक तरफ बच्चा बैठा है, एक तरफ अडल्ट बैठा है, ठीक है। द एडल्ट वेट ट्वाइस दैट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वेट ऑफ एडल्ट इक्वल टू में 2 इंटू वेट ऑफ चाइल्ड।
अब वेट क्या है यहाँ पे, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। मैंने बताया था ना वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, और उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एम जी, यानी कि एम जी क्या हो गया, वेट हो गया। तो एडल्ट का वेट चाइल्ड के वेट से कितना है, डबल है। ठीक है, तो डबल कर दिया मैंने चाइल्ड के वेट को, तो हमारे पास क्या आ गया, एडल्ट का वेट आ गया। ठीक है, आगे क्या है, द एडल्ट सॉरी द सीसो होवेवर इज बैलेंस्ड, और सीसो बैलेंस है। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर विच डिपिक्ट्स दिस सिचुएशन शोइंग द डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम वेयर द चाइल्ड एंड एडल्ट आर सीटेड। आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है जब फुलक्रम बीच में होता है, या फिर जब फुलक्रम बीच में है और लेफ्ट साइड या राइट साइड लोड और एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन तो सेम होता है, F1 इंटू D1 इक्वल टू में F2 इंटू D2। ठीक है, अब मैं इसको F1 बोल देता हूं और इसको F2 बोल देता हूं। यहां पर F1 जो है वो किसके बराबर है, 2F2 के, यानी मैं यहां 2F2 कर देता हूं इंटू D1 इक्वल टू में F2 इंटू D2। तो ये F2 कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, D1 बाय D2 का 1/2 यही आएगा। D1 यही रहेगा, ये यहां चला जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं D1 को 1 मीटर ले लूं तो D2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये सीसो है मान लो, यहां बीच में क्या रखा है, फुलक्रम रखा है, यहां पर अगर चाइल्ड है तो यहां से यहां तक कितनी मीटर है, D2, या फिर कह लो 2 मीटर। अगर मैंने D1 को 1 मीटर लिया तो, और ये थोड़ा सा पास में होगा एडल्ट, ये चाइल्ड है, ये एडल्ट है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी यानी D1 कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। जब मैंने D1 को 1 मीटर लिया तब की बात कर रहे हैं, अगर D1 को 2 मीटर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो। अगर D1 को 1 लिया तो 1/D2 इक्वल टू में 1/2, तो D2 की वैल्यू 2। ऐसे आपको वैल्यू रखनी है कुछ भी, मैंने इजी के लिए क्या किया, 1 रख दिया। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जब ऊपर जा रही है बॉल तो यहाँ पे फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। बॉल पे जब आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी यानी फोर्स अब नहीं लग रहा, अब किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब बॉल ऊपर जाएगी तो वर्क डन होगा नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है। जब नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, यानी कि नीचे आते टाइम वर्क डन पॉजिटिव, ऊपर जाते टाइम वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, तो पहला पार्ट तो बोल दिया ओरली। दूसरा पार्ट क्या बोला है, इफ बॉल रीचेस अ हाइट ऑफ 19.4 मीटर, और बॉल जो है 19.4 मीटर ऊपर जाती है, हाउ मच वर्क वाज डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि एयर रेजिस्टेंस के द्वारा वर्क क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, पहले तो वैल्यू लिख लो। वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितनी है, 19.4 मीटर। ठीक है, अब पहले तो मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल टाइम पे वो ग्राउंड पे ही था, तो कितनी हो जाएगी, हाफ mv², क्योंकि आपने नीचे से वेलोसिटी दी, मोशन दिया, तो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। मास आपको दे रखा है, एक सेकेंड, मास दिया है
मास ऑफ बॉल 2 kg, तो मास भी लिख लो यहां पे 2 kg, ठीक है। तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, मैं 400 लिख देता हूं सीधा, ये कट जाएगा, यानी कि 400 जूल क्या है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, mgh, यही होगी, क्योंकि टॉप पे पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 19.4, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 883, इतनी जूल की एनर्जी आ जाएगी। अब आप बताओ, ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला भी है कि एयर रेजिस्टेंस के द्वारा क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा वर्क बाय एयर रेजिस्टेंस। तो चेंज कितना आया, 388 माइनस 400, यानी कि 21 माइनस 12 जूल का यहां पे एयर रेजिस्टेंस ने वर्क किया। अब आप सीधा सीधा माइनस मत कर देना कि 400 माइनस 388 मतलब 388, तो फाइनल में से ही तो माइनस करोगे इनिशियल को थोड़ी करोगे माइनस फाइनल में से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो आएगा वही वर्क डन होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अ 10 kg ब्लॉक इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। एक 10 kg का ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन क्या है, नेग्लिजिबल। पहले ही आपको बोल देंगे या नहीं बोलेंगे तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, बार बार बोलता हूं आपको मैं, ठीक है। तो मास क्या है, 10 kg। आगे क्या है, अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स पोजीशन 0 मीटर टू 4 मीटर। यहां पे एक ग्राफ दे रखा है, वो बना देते हैं पहले। फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे गया सीधा, ऐसे गया और ऐसे आ गया, ठीक है। यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, और फोर्स कितना है, 50। तो ग्राफ में क्या दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ग्राफ से भी वैल्यू निकलती है, जरूरी नहीं हर बार स्टेटमेंट से वैल्यू पता चले। तो 0 मीटर से 4 मीटर तक एक फोर्स उसे लेके गया, ठीक है। इफ द ब्लॉक हैड अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 180 जूल, यानी उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, फिर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था 0 से 4 मीटर तक, ठीक है। फाइंड द ब्लॉक्स स्पीड एट 0 मीटर। 0 मीटर पे आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है। 0 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। तो एट 0 हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू में यहां दे रखी है ना काइनेटिक एनर्जी 0 मीटर पे 180 जूल, 180 जूल। मास दे रखा है तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आराम से, यानी कि वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 5, यही होगा। देखो 10 में यहां रखता, 2 से डिवाइड करता 5 आता, नीचे आ जाता। अब ये कटेगा 3 और 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड, यही आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई 0 मीटर पे। आगे क्या पूछा है, एट 4 मीटर, 4 मीटर पे कितनी होगी उसकी वेलोसिटी। तो यहां पे आप अगर इसका एरिया निकाल लो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये, एरिया निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो निकालो एरिया, सीधा सीधा ट्रैपीजियम है, ट्रैपीजियम का हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया का। तो वर्क डन इक्वल टू में एरिया ऑफ दिस ग्राफ,
यानी कि 50 इंटू हाफ यहां से यहां तक 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, और यहां से यहां तक 4, तो यानी 2 प्लस 4, ये हो गया 6। कैसे किया मैंने? देखो, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ पैरेलल लेंथ यानी 50 इंटू ये जो दिख रही है आपको, मतलब कि हाफ इंटू हाइट बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस है उनकी लेंथ आपको ऐड करनी होती है, यानी 2 प्लस 4। समझ में आया? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ बिटवीन द पैरेलल लाइन और सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ये 3 बार में कटेगा 2 से, और 3 इंटू 50 150 जूल। तो वर्क डन आ गया ये। अब वर्क डन को हम ये भी तो बोल सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये बोल सकते हैं। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? सॉरी, ये रहा 150 जूल, ये हो जाएगा। यानी यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू में 150। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो तो ये रही, दे रखी थी, तो यानी ये प्लस 180, तो कितनी हो गई वैल्यू? 0 3 3, यानी इतना काइनेटिक एनर्जी अब उसके पास हो गया। ये तो वर्क डन था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये यहां आ जाएगा प्लस में, तो ऐड करोगे 330। अब हाफ mv² लगा के आंसर निकालो। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में 10 ही था ना, ये कट गया तो ये 66, यानी v² की वैल्यू 66, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √66, इतना मीटर पर सेकेंड। करते रहो कैलकुलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द मून या फिर लूनार सरफेस इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 होता है एज कंपेयर टू अर्थ, यानी वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलेंगे हम, वहां बोलेंगे लूनार फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ का फोर्स, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर तक फेंक सकता है वो अर्थ पे जब वो खड़ा है। हाउ फार अप विल द बॉल थ्रोन विद द सेम अपवर्ड वेलोसिटी ट्रेवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो धरती से 8 मीटर की हाइट तक फेंक रहा है एक बॉल को, और वही एस्ट्रोनॉट मून पे जाके एक ऑब्जेक्ट को, उसी मास के ऑब्जेक्ट को फेंकता है सेम वेलोसिटी के, तो कितनी हाइट वो कवर करेगा ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है? सबसे पहले तो g ऑफ मून निकाल लो, ये हो जाएगा g/6, ठीक है। और हाइट कितनी है? 8 मीटर। इतना ही आपको दिया था, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि जब नीचे से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी हमने दे दी क्योंकि वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी जब दी तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट बढ़ रही है और यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो यानी उसको नेग्लेक्ट करो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हाफ mv² mgh के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी आएगी? h की वैल्यू आएगी हाफ, m से m कट जाएगा, यानी मास पे डिपेंड नहीं है वो, g नीचे आ जाएगा, v² ऊपर, यही होगा। g नीचे आ गया, v² ऊपर है, तो ये हो गया h, यानी अर्थ से जब फेंक रहे हैं बॉल को या ऑब्जेक्ट को तो ये 8 मीटर के बराबर है। h' यानी मून से कितनी हाइट पे जाएगा, तो उसे भी हम इसी मेथड से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ
6/g v स्क्वायर, क्योंकि g की जगह आप क्या रखोगे, g/6, और ये g नीचे है तो 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/g डिवाइड बाय 6, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, यानी 6/g हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकाल लो रेशियो, रेशियो निकालो, h डिवाइड बाय h डैश हाफ v स्क्वायर बाय g इंटू कुछ नहीं है, डिवाइड बाय हाफ 6/g v स्क्वायर। तो ये कटा, v स्क्वायर कटा, g कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। अब h की वैल्यू 8 मीटर है, यानी कि 8/h डैश इक्वल टू में 1/6, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 मीटर, यानी जब फेंकेंगे तो 48 मीटर हाइट तक वो जाएगा, ठीक है। तो हमारी तरफ से हो गया है चैप्टर खत्म। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है या कोई भी सवाल में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।